नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएसएफ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो हम सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमने स्टोन एज बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया, जिसमें हमने वैदिक काल पढ़ा, राइज ऑफ मगध पढ़ा, उसके बाद हमने मौर्य पढ़ा। अब हम आए हैं लेटर मौर्य, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को समझने के लिए समझिएगा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में दो चीजें होती हैं, एक विदेशी राजाओं का इतिहास, विदेशी आक्रमण होता है विदेशी राजाओं का, और दूसरा देशी राज। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। विदेशी राज्यों में सबसे पहले ग्रीक, जिसको हम यवन कहते हैं, इनका आक्रमण होता है, ये भारत पे राज्य स्थापित करते हैं ग्रीक। दूसरा है शका, शक जिसको हम कहते हैं। तीसरा है पहलव, पहलव। और चौथा है कुषाण, कुषाण। इन चारों को ये विदेशी क्रम आक्रमण का क्रम है और भारत में राज्य स्थापित हुए। सबसे पहले ग्रीक का आक्रमण होता है, फिर शका आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। और मौर्यों के बाद, जो मौर्य के पतन के बाद जो राज्य स्थापित होता है, वो होता है शुंग वंश, देशी राज्य में। शुंग वंश, इसके बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश, और तीसरा है सातवाहन। तीन वंश आता है, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। और इधर है ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। इन दोनों को लेटर मौर्य में पढ़ा जाता है। अगर लेटर मौर्य की जब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल में मौर्य और गुप्त के बीच का ये इतिहास है, जिसमें हम दो प्रकार के शासन को पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं, इसी काल में विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी राज्य स्थापित हुए, जिसमें ग्रीक हैं, शका हैं, पहलव हैं, कुषाण हैं। और देशी राज्य में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है लेटर मौर्य। ये काल अगर देखें तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, जैसे मौर्य और गुप्त जैसा बड़े राजा स्थापित नहीं हुए, लेकिन कुछ राजा बड़े फेमस हुए। जैसे कुषाण वंश का कनिष्क, इसने एक बड़े क्षेत्र पे शासन स्थापित किया। सातवाहन बड़े फेमस रहे, जिसमें एक राजा रहा गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो ये इन पार्ट को हम देखेंगे। इनको जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ सोर्स की बात कर लें, फिर हम आते हैं एक एक इतिहास को हम देखेंगे। ट्रांजिशन फेज का इतिहास है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं यहाँ से और क्वेश्चन आते हैं, तो हम ध्यान देंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि जो भी क्वेश्चन आए, मतलब लगभग आपका इस क्लास से फुलफिल हो जाए, ये इसी उम्मीद के साथ, और इसी को लेके आगे क्लास को बढ़ा जाएगा। तो देशी और विदेशी राज्यों में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, और ग्रीक, शका, पहलव और कुषाण, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है लेटर मौर्य। अब आता है इनको जानने के सोर्स की। अगर हम बात करें, हमने आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि आज के ट्रेंड में एक बड़ा ट्रेंड आया है कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। किताबें पूछी जाती हैं, इंस्क्रिप्शन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं शुरू में ही मेजर बता देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि अगर क्वेश्चन आया तो हम पकड़ सकें। स्रोत की बात करें अगर इस पूरे पीरियड में, तो अगर बुक की हम बात करते हैं, किताबों की बात किया जाए कि कौन कौन सी फेमस बुक है जिससे इस काल की जानकारी हमें मिलती है, या कौन कौन से फेमस अभिलेख हैं जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। अगर इस चीज को भी देखा जाए, कुछ चीजें आप जान लीजिए, जैसे पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि शुंग वंश के, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, उनके पुरोहित थे।
और इन्होंने व्याकरण की किताब महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य बड़ा फेमस है। इसके बाद एक किताब है इस काल में जो लिखी गई, पेरिप्लस ऑफ दी एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस किताब के राइटर की जानकारी नहीं मिलती, लेखक नहीं मिलता, लेकिन इस काल के व्यापार वाणिज्य की व्यापार के बारे में इससे काफी जानकारी मिलती है। और कहते हैं, कहा जाता है कि ट्रेड का ये बड़ा गोल्डन पीरियड है ये। यहाँ तक कि कहा जाता था कि प्लिनी जो है हिस्टोरियन है, वो दुख व्यक्त करता है कि यूरोप का पूरा सोना भारत आ रहा, और हम क्या, काली मिर्च हुए, मसाले हुए, इस समय हम एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। काली मिर्च को यूरोप में यवनप्री कहा जाता था, बड़ी डिमांड थी। तो इन चीज़ों के बारे में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी इस काल की एक फेमस बुक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरी बुक है मिलिंद पहो। मिलिंद पहो बड़ी फेमस किताब है, मिलिंद पहो, जो मैंने कई बार बताया आपको कि ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और मेनांडर, यूनानी राजा मेनांडर के बीच का वार्तालाप है इस किताब में। और इसी किताब के बाद मेनांडर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो मिलिंद पहो भी बड़ी फेमस बुक है इस काल को जानने के लिए। पतंजलि का महाभाष्य है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है। इसके अलावा एक बड़ा विद्वान राजा है इस काल का, हाल। ये सातवाहनों का राजा है। अगर पूछा जाएगा, अभी मैं आपको पॉलिटिकल इतिहास में बताऊंगा ही, ये सातवाहनों का राजा है हाल। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती एक किताब लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ये भी इसी के दरबार में दो और विद्वान थे जिन्होंने किताब लिखी। एक था गुणाध्रय। इसी किताब का नाम है बृहत कथा। बृहत कथा। और एक विद्वान है सरवर्मन। जिसने कातंत्र नामक व्याकरण की किताब लिखी। कातंत्र नामक व्याकरण की किताब लिखी। तो हाल की किताब है गाथा सप्तशती, गुणाध्रय की है बृहत कथा, सरवर्मन की कातंत्र है। इसके अलावा ये सब सातवा, ये याद कि इसी राजा के दरबार में दोनों थे, गुणाध्रय और सरवर्मन, जो मैं अभी बताऊंगा भी आपको, इन्हीं के दरबार में थे। इन्होंने किताब लिखी इस काल में, जो इस काल के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा अश्वघोष की किताब है बुद्ध चरित्र। और सौंदरानंद। इनसे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। ये भी एक फेमस बुक है जिससे हम इस काल को जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। इन किताबों के द्वारा हमें लगभग इस पीरियड के बारे में, अलग अलग कालों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ अभिलेख हैं जो बड़े फेमस अभिलेख हैं, जो इस काल में फेमस रहे। जैसे अगर हम बात करें अयोध्या अभिलेख,
यह अभिलेख पुष्यमित्र शुंग, यह शुंग के वंश के बारे में जानकारी देता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देता है। शुंग वंश के बारे में इससे जानकारी हमें मिलती है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। शुंग वंश के बारे में अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा नासिक अभिलेख और नानाघाट अभिलेख, ये दोनों सातवाहनों के बारे में जानकारी देते हैं। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देते हैं। अगर बात करें तो नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, इनसे हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये मिलाने के लिए पूछे जाते हैं। अयोध्या अभिलेख शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख, हमें शक वंश, शक शासक, रुद्रदामन के बारे में जानकारी देता है। शक शासक रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। और ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का ज्ञात सबसे पुराना अभिलेख है ये जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत भाषा का अब तक का ज्ञात ये पुराना अभिलेख है। इसी में हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील के पुनः निर्माण की जानकारी मिलती है। पुनः निर्माण की जानकारी मिलती है। तो यह भी एक बड़ा फेमस अभिलेख है इस काल को जानने के लिए, जिसके थ्रू हम जानकारी लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीसनगर अभिलेख, जो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है। वैष्णव साक्ष्य है, वैष्णव धर्म को जानने के लिए प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके थ्रू भी हमें जानकारी मिलती है, जिसको हमें दिमाग में रखना है। तो बीसनगर लेख से भी हमें इस काल के बारे में एक बेहतर जानकारी मिलती है। ये अभिलेखें हैं और ये यह सिक्कों का इस समय खूब प्रचलन हुआ। मुद्रा सातवाहनों ने यहाँ तक कि शीशे के सिक्के भी जारी किए। तो ये सब चीज़ों के द्वारा हम इस काल के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन फेज का इतिहास है। अब सबसे पहले हम देखेंगे देसी राज को, देखते हैं शुंग वंश को देखते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम चीज़ों को देखेंगे, या पहले विदेशियों को ही चालू करते हैं। सबसे पहले भारत पे आक्रमण होता है शकों का, सॉरी यवन या ग्रीक जिसको कहते हैं। सबसे पहले इनका आक्रमण होता है, जिसको बैक्टीरिया के ग्रीक कहते हैं। कई शाखाएं आई भारत पे, बहुत ज़्यादा कुछ इतिहास नहीं इनका मिलता, लेकिन कई शाखाएं आई, जिसमें बड़े दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई। ग्रीक की दो शाखाएं भारत में बड़ी फेमस हुई। एक डेमेट्रियस के कुल की, डेमेट्रियस वंश का। डेमेट्रियस आया और इसने भारत पे राज्य स्थापित किया और साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसने क्या बनाया? साकल को अपनी राजधानी बनाई।
साकल को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस कुल का था और इसने क्या किया, साकल को अपनी राजधानी बनाई। एक दूसरा ब्रांच भी बड़ा फेमस हुआ यहाँ पे, वो था यूक्रेटाइड्स का। जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तो दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई जो भारत में ग्रीक ने इस्टेब्लिश किया। एक डेमेट्रियस की थी जिसने साकल को अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की, और दूसरी यूक्रेटाइड्स की जिसने तक्षशिला को, मतलब उत्तर पश्चिम के में दो शाखाएं बड़ी मजबूत हुई ग्रीक आक्रमण के भारत में। दो ब्रांचें, जिसमें एक डेमेट्रियस की थी, एक यूक्रेटाइड्स की। एक ने साकल को अपनी कैपिटल बनाई और दूसरे ने अपने को तक्षशिला की अपनी कैपिटल बनाई। लेकिन दोस्तों, जो सबसे फेमस शासक भारत में होता है ग्रीक का, जो सबसे फेमस रूलर हुआ वो था मेनांडर। सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ वो था मेनांडर। इसी को मिलिंद भी कहा जाता है। जो सबसे फेमस प्रसिद्ध शासक था वो था मेनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते हैं। और इसने क्या किया, बड़ा फेमस है, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहानी है कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। और कैसे अपनाया, जिसके पीछे एक किताब है जिसको मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि इसी समय बौद्ध भिक्षु था नागसेन। अगर हम इसको फुल उसमें देखें तो एक किताब लिखी गई इसी काल में, मिलिंद पहो। ये पिछली बार यूपीएससी में पूछा भी है, मिलिंद पहो। मिलिंद पहो यह बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, मतलब बौद्ध भिक्षु, नागसेन और यवन राजा मेनांडर के बीच का वार्तालाप है। A discussion between बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन एंड ग्रीक किंग मेनांडर, इन दोनों के बीच का वार्तालाप है। और इसी के बाद मेनांडर ने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो एक पॉइंट आप देख रहे हो कि विदेशियों ने भी, विदेशी शासकों ने भी भारतीय धर्म को अपनाना चालू कर दिया। इसका एग्जाम्पल हमें क्या दिखता है, मिलिंद पहो में मेनांडर दिखता है, इसने भारतीय धर्म को अपना लिया। ये यहाँ का भारत में यूनानियों का सबसे फेमस राजा हुआ। इसके बाद इनका पॉलिटिकल इतिहास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा ग्रीक का, लेकिन इन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिसका प्रभाव हम देखें, ग्रीक का योगदान दिखाई देता है। सबसे पहला योगदान अगर ग्रीक का भारत में देखा जाए तो सिक्कों के क्षेत्र में है, क्वाइन के क्षेत्र में। सिक्कों के क्षेत्र में इनका जो सबसे बड़ा योगदान देखते हैं, वो देखते हैं सिक्कों के क्षेत्र में योगदान देखा जाता है। इसके पहले जो भारत में सिक्के जारी होते थे मौर्य काल तक, उन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। अगर हम बात करें कि मौर्य काल तक जो सिक्के जारी होते थे, जो सिक्के जारी होते थे उन्हें आहत सिक्के कहते थे।
या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। मतलब इसमें क्या होता था, डेट नहीं होती थी, राजा का नाम नहीं होता था, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी। लेकिन यवन जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, इसमें बदलाव किया। और अब जो सिक्के जारी किए गए यवनों के द्वारा, मतलब इसके जो यह सिक्के पहले जारी किए जाते थे, अब जब ग्रीक आए तो ग्रीक ने इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एक बदलाव कर दिया। वो बदलाव क्या था कि जो अब सिक्के जारी होंगे, डिफिनिट एंड मोल्डेड क्वाइन पहली बार भारत में यवनों के द्वारा इशू की गई। मतलब निश्चित आकृति के तिथि युक्त सिक्के, साँचे में ढाले गए सिक्के पहली बार जो भारत में जारी हुआ वो ग्रीक के द्वारा जारी हुआ। ये ग्रीक का भारत में सबसे बड़ा योगदान है। इनका अगर देखा जाए प्रीलिम्स में आया तो याद रखिएगा, मतलब निश्चित आकृति के अर्थात डेफिनिट निश्चित आकृति के साँचे में ढाले गए अर्थात मोल्डेड तिथि युक्त विथ डेट जो सिक्के भारत में जारी किया गया, ये ग्रीक के द्वारा जारी किया गया। मतलब सिक्कों के क्षेत्र में, क्वाइन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ग्रीक का इतिहास दिखाई देता है। और पहली बार साँचे में ढाले गए निश्चित आकृति के सिक्के इनके द्वारा, ग्रीक के द्वारा भारत में जारी किया जाता है। तो सिक्कों के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी इनका योगदान है भारत में। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में भी, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान है। इसके थ्रू ये याद रखिएगा दिमाग में कि ज्योतिष का क्षेत्र जो था इसमें भी इनका बड़ा योगदान रहा। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, हम अगर देखें तो कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। उत्तर पश्चिम के साथ व्यापार, मतलब यूनान के साथ ट्रेड में भी इनका योगदान रहा। व्यापार के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा। तो अगर देखिए राजनीतिक रूप से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया भारत को, लेकिन अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे से प्रभावित हुए। और सिक्कों के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने कई सिद्धांत दिए भारत में। तो ज्योतिष हो गया, सिक्का हो गया, आर्ट के क्षेत्र में आगे देखिए गांधार कला का विकास होगा। गांधार कला क्या है, एक ऐसी कला जिसका विषय वस्तु भारतीय हो और बनाने का तरीका ग्रीक और रोमन हो, उस कला को कहते हैं गांधार कला। मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, इंडियन होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस किससे होगा, कंस्ट्रक्शन उसका बनाया किससे जाएगा, वो होगा आपका ग्रीक और रोमन। इस कला का भी विकास दिखाई देता है। ट्रेड का बढ़ावा मिलता है, यूनान के साथ, यूरोप के साथ ट्रेड का बढ़ावा मिलता है। तो ये इनका योगदान रहा, और कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इनमें नहीं आता। तो ये थे ग्रीक। अगर पूछा जाएगा तो मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, ग्रीक, यवन, मौर्य के काल के बाद यवनों का भारत पे आक्रमण हुआ। कई शाखाएं आई जिसमें दो ब्रांच बड़े फेमस रहे। एक डेमेट्रियस ने शासन शुरुआत में किया और साकल को राजधानी बनाई। दूसरा ब्रांच रहा यूक्रेटाइड्स का, जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें एक जो सबसे फेमस शासक हुआ वो था मेनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इसने बुद्धिज्म को अपनाया। एक किताब है जिसको हम कहते हैं मिलिंद पहो, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि नागसेन और इनके बीच का एक वार्तालाप था, और इसी के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये दिमाग में, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। यमन के बाद भारत में दूसरा जो वो आता है, विदेशी जो शासन स्थापित करते हैं, वो है शक।
तो अगर योगदान पूछा जाए यवनों का तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, सिक्कों में, ज्योतिष में, कला में और व्यापार में। इनमें अगर देखें तो ये दिखाई देता है, सिक्का, ज्योतिष, कला और व्यापार, इनमें इनका योगदान दिखाई देता है। इनको दिमाग में आपको रखना है। और मेन जो राजा हुआ इनका फेमस था मेनांडर, जिसको मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। एक किताब लिखी गई जिसको कहते हैं मिलिंद पहो, बुद्धिस्ट मोंक नागसेन और मेनांडर के बीच का वार्तालाप है। इस चीज को हमने आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद दूसरा जो शासक आता है वो है शक। बहुत ज्यादा इन लोग का काम नहीं रहा, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इस काल में कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। शका, शका की कई शाखाएं आई भारत में, आक्रमण हुआ, कई शाखाएं बनी, लेकिन दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई, एक उत्तर की और दूसरी पश्चिम की। एक उत्तर की शाखा बड़ी फेमस हुई और दूसरी पश्चिम की शाखा बड़ी फेमस हुई। ये दो शाखाएं फेमस हुई। अगर हम उत्तर की शाखा की बात करें तो उत्तर की शाखा में दो केंद्र था, तक्षशिला और मथुरा। पश्चिम की जो शाखाएं फेमस हुई इसमें दो केंद्र बना, एक था नासिक और दूसरा था उज्जैन। दो शाखाएं बनी पश्चिम में, यही प्रभावित की भारत में। यही दो शाखाएं जो हैं, अगर देखा जाए सही मायने में तो इन्हीं दो शाखाओं का एक फेमस शासक दो हुए, यही प्रभावित किए, वरना कोई बहुत ज्यादा योगदान, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा। और कहा जाता है कि शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और गुप्त काल में शक भारत से बाहर हो गए। इन्होंने छत्र व्यवस्था भारत में लाई। प्रांतों में एक तरीके से देखा जाए तो इनको छत्र प्रणाली को भारत में लाने वाले थे प्रांतों में। तो पश्चिम में दो शाखाएं नासिक और उज्जैन थी, जिसमें अगर हम बात करें उज्जैन, नासिक में छहरात वंश था, नासिक में छहरात वंश का था, जिसका फेमस शासक हुआ नहपान। छहरात वंश था जिसका फेमस शासक हुआ नहपान। और उज्जैन में कार्दमक वंश था, जिसका फेमस शासक हुआ रुद्रदामन। जिसमें सबसे ज्यादा अगर शकों का प्रभाव पड़ा तो इसी का प्रभाव हमें दिखाई देता है, रुद्रदामन का। दो शाखाएं रही, नासिक में छहरात वंश जिसका शासक रहा नहपान, और उज्जैन में कार्दमक वंश रहा जिसका रहा रुद्रदामन। तो हमने देखा कि नासिक और उज्जैन की दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई। और नासिक की जो शाखा है जिसमें एक वंश हुआ शकों का, छहरात वंश, जिसका बड़ा फेमस शासक हुआ नहपान। कार्दमक वंश उज्जैन का फेमस हुआ, जिसका एक बड़ा शासक था रुद्रदामन कार्दमक वंश में। रुद्रदामन ने का जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, वो बड़ा फेमस है। अगर हम बात करें, बड़ा फेमस शासक हुआ रुद्रदामन, जिसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और हमने बताया था आपको, अगर जूनागढ़ अभिलेख की हम बात करें तो हमने एक चीज कही थी, चीजों को अगर देखा जाए तो हमने कहा था कि जूनागढ़ अभिलेख ये संस्कृत भाषा का अब तक ज्ञात सबसे पुराना अभिलेख है। मतलब संस्कृत का इसके काल में विकास हुआ,
संस्कृत भाषा का अगर बात करें रुद्रदामन के काल में, और ये विदेशी था और इसने सुदर्शन झील को पुनः निर्माण कराया। सुदर्शन झील का सुदर्शन झील का यह पुनः निर्माण कराया और इसने इनका संघर्ष हुआ सातवाहनों से। अगर हम बात करें तो रुद्रदामन का सातवाहनों से संघर्ष हुआ। सातवाहनों से संघर्ष हुआ। वो कहते हैं कि सातवाहन शासक उस समय वासिष्ठी पुत्र पुलमावी था। अगर हम बात करें तो उस समय सातवाहन जो शासक था वो था वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी था और इसको इसने पराजित किया। पराजित करने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो राज्य बने रहे इनके। और शकों से हम कह सकते हैं सातवाहनों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ इनका। तो इस प्रकार से रुद्रदामन बड़ा फेमस शासक रहा शकों के काल में, और जिसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ये अगर आप देखोगे तो पूरा महाराष्ट्र, उज्जैन, ये सब पूरे एरिया में इनका रुद्रदामन का शासन था और इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। कार्दमक वंश का है ये, और इस काल का शकों का सबसे फेमस शासक इसी को माना जाता है। इसके बाद शकों का बहुत बड़ा काम नहीं रहा, गुप्तों से इनका संघर्ष हुआ। आपको पता होगा कि शकों से रामगुप्त, जब समुद्रगुप्त का बाद रामगुप्त बना तो कहते हैं शकों का संघर्ष हुआ। और उसके बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर कर दिया। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला, पराजित करने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर? तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो अभी तक हमने आपको बताया शक बताया। शक की दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई, एक तक्षशिला और मथुरा में, और दूसरा जो है पश्चिम में नासिक और उज्जैन। नासिक और उज्जैन की फेमस रहा। नासिक में क्षहरात वंश रहा, जो मैंने आपको बताया, क्षहरात वंश, जिसका फेमस शासक हुआ नहपान। और मैंने उज्जैन में बताया कार्दमक वंश रहा, जिसका फेमस शासक हुआ रुद्रदामन। और इसके बाद हमने कहा कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का अभिलेख है। सुदर्शन झील का इसने पुनः निर्माण कराया और सातवाहनों से संघर्ष हुआ। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को इसने क्या किया था? पराजित किया था। बाद में संबंध था इनके बीच में, तो राज्य को नहीं किया। तो इस प्रकार से शक जो है, शक और यवन आए। इसके बाद आता है पहलव। तीसरा जो विदेशी आक्रमण हुआ वो था पहलव। पहलव 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 में याद रखिएगा, ये पल्लव नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूपी पीसीएस भी, पल्लव दक्षिण का इतिहास, दक्षिण के शासक हैं, ये पहलव है। इसी को पार्थियन भी कहा जाता है। पहलव या पार्थियन, पहलव और पार्थियन इनको कहा जाता है। ये इनका बड़ा रोल नहीं रहा। एक बड़ा फेमस अभिलेख है तख्ते बही अभिलेख। तख्ते बही अभिलेख जो इनके बारे में जानकारी देता है। तख्ते बही अभिलेख जो पल्लवों के बारे में, सॉरी, पहलव के बारे में जानकारी देता है। और इनका जो बड़ा फेमस शासक जो भारत में हुआ वो था गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस, गोंडो फर्निस। पहलव के बारे में जानकारी हमें
तख्तेबही अभिलेख से मिलती है और इनका बड़ा फेमस शासक हुआ जिसको हम कहते हैं गोंडो फर्निस, जो कोई बड़ा पॉलिटिकल काम नहीं रहा, कोई ऐसा काम नहीं रहा जो जाना जाए। बस इनके चीज में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, वो ये था कि ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस इसके काल में आया। सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचारक था, जो इसके काल में आया, मतलब सेंट थॉमस अगर हम बात करें तो ईसाई मिशनरियों का प्रचारक था जो इसके काल में आया, और कोई बड़ा काम नहीं रहा इनके काल में, बस क्रम के लिए याद रखिएगा। तो पहलव में सब अभिलेख है तख्तेबही अभिलेख, इनका जो फेमस शासक हुआ भारत में वो है गोंडो फर्निस, और इसके काल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस आया। मैंने पहले ही बोला कि ये ट्रांजिशन फेज का है, कोई बड़ा राजा ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन ये था कि इनका प्रभाव हमें कल्चर में अलग अलग उस चीज़ों में दिखाई देगी जो हम उस पार्ट में देखेंगे। जब तक हम पॉलिटिकल इतिहास पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कौन आया क्या हुआ। तो यवन, फिर सका आए, फिर पहलव आए। पहलव के बाद जो मेन आते हैं वो है कुषाण। जो सबसे पहला है कुषाण वंश। कुषाण वंश अगर देखा जाए इन सब में, इनका प्रभाव लंबे गहरे स्तर पे भारत पे दिखाई देता है। और कुषाण में 3 बड़े फेमस राजा हुए अगर हम बात करें तो पहला है कुजुल कडफिसस, दूसरा है भीम कडफिसस, और तीसरा है कनिष्क। ये 3 बड़े फेमस रहे, कुजुल कडफिसस, भीम कडफिसस और कनिष्क। अगर हम बात करें कुषाण वंश के बारे में तो सुई विहार अभिलेख, इनके बारे में जानकारी की बात करें, सुई विहार अभिलेख, मानिक्याल अभिलेख, इनके द्वारा इनकी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कुजुल कडफिसस, ये सबसे पहले इनमें आया जिसे भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की, कोई बड़ा काम नहीं रहा। अगर हम भीम कडफिसस की बात करें, भीम कडफिसस की अगर हम भीम कडफिसस की बात करें तो यार भीम कडफिसस ने शैव धर्म को अपनाया। शैव धर्म को अपनाया, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसने शैव धर्म को अपनाया, फॉलोअर ऑफ शैव रिलीजन। दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा बेहतर रहा कि इसने नंदी त्रिशूल आकृति के सिक्के जारी किए। इसने सोने के सिक्के, नंदी आकृति के, त्रिशूल आकृति के सिक्के जारी किए।
नंदी और त्रिशूल आकृति के सिक्के जारी किए, महेश्वर की उपाधि धारण की। अब आप सोचो, एक विदेशी है और शैव धर्म को अपना रहा है। मतलब भारतीय, अगर आईएएस में क्वेश्चन पूछ दे कि लेटर मौर्य में विदेशियों ने भारतीय धर्म को अपनाया, तो स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। हाँ, एक पॉइंट मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करिएगा आप इसी मुद्दे पे। हाँ, यवन जब मैं बता रहा था तो यवन में एक बड़ा मेजर पॉइंट है जो धर्म के, मैं बताता आगे लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि शुंग वंश के 9वें शासक, शुंग वंश के, इसको ऐड कर लीजिएगा, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, ये यूपी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यूपी यूपीएससी कहीं भी पूछा जाता है। शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र। उसके दरबार में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स ने शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के एवं शासक एंटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को भेजा। हेलियोडोरस राजदूत था इनका, उसको भेजा। और हेलियोडोरस ने विदिशा में ये क्या किया कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। जब हम शुंग वंश पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, बस चूंकि यवनों में याद रखेगा कि यवन शासक एंटियालकिड्स है, उसका राजदूत है हेलियोडोरस, और ये क्या करता है? विदिशा में गरुड़ पिलर की स्थापना करता है। मतलब विदेशियों के द्वारा जो यवन है वो भी वैष्णव धर्म को अपना रहे हैं, जो हम शुंग वंश में देखेंगे भी इसको। इसके बाद हमने बताया कि जब हम बिम कटफिसस पढ़ रहे हैं तो बिम कटफिसस ने भी क्या किया? शैव धर्म को अपनाया। तो यूनानी भी वैष्णव धर्म को अपना रहे हैं, यूनानी बौद्ध धर्म को भी अपना रहे हैं, विदेश भीम कटफिसस शैव धर्म को अपना रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय धर्मों को इन विदेशियों के द्वारा अपनाया जाना चालू कर दिया गया। अब देखिए, अब आता है कनिष्क। इसके बाद मेन जो यहाँ का रूलर है इसका कनिष्क। कनिष्क के राजारोहण से ही शक संवत की शुरुआत होती है 78 एडी, जो भारत सरकार ने अपनाया है। शक एरा कहा जाता है, शक संवत। शक संवत की शुरुआत होती है 78 एडी से, जिसको भारत सरकार ने भी इसी को अपनाया है। दूसरा सबसे पहला मुद्दा अगर समझें हम देखें कनिष्क के काल को, तो कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था बौद्धिज्म के उसमें कि चतुर्थ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। कहाँ होती है बताएंगे? चारों बौद्ध संगीतियों में। ये जगह है जम्मू कश्मीर का कुंडल वन, राजा कनिष्क है जो आपको पता ही है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। अशोक।
कनिष्क, वसुमित्र और अश्वघोष। और यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड होता है और कनिष्क ने बौद्ध धर्म की कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। कनिष्क ने क्या किया, महायान ब्रांच को अपनाया, महायान शाखा को अपनाया, और केवल महायान शाखा को अपनाया ही नहीं, इसका विकास भी किया। इसका विकास किया। और अब देखिएगा उत्तर में काफी महायान शाखा का विकास हुआ और एक बड़ा फेमस ब्रांच निकला गांधार कला, गांधार कला का विकास, गांधार कला का विकास हुआ। तो इसने महायान शाखा को अपनाया, काफी बुद्धिज्म का विकास किया। तो अब देखो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बीम कटफिसस ने शैव धर्म को अपनाया, मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को अपनाया। तो ये जितने विदेशी हैं अब देखो तो भारतीय धर्म को अपना रहे हैं और एक तरीके से भारतीय कल्चर में समाहित होने की परंपरा दिखाई देती है। तो कनिष्क के काल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ और कनिष्क और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने बताया था कि बुद्धिज्म दो भागों में डिवाइड हुआ और कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया। पूरा मैं बताया हूँ कि इतिहास क्या है, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैंने क्लास में बताई थी। तो इन दोनों शाखाओं में महायान शाखा को इसने अपनाया और अपना के इसका विकास किया। गांधार कला क्या है एक बार मैं फिर से बता दूं। इस काल में दो स्कूल ऑफ आर्ट आए, गांधार आर्ट, गांधार आर्ट होता है एक ऐसी कला जिसका एक ऐसी कला जिसका विषय वस्तु भारतीय विशेषकर बौद्ध धर्म और बनाने का तरीका प्रभावित है ग्रीक और रोमन शैली से, प्रभावित है ग्रीक और रोमन शैली से। एक ऐसी कला जिसका विषय वस्तु भारतीय है विशेषकर बौद्ध धर्म और प्रभावित है ग्रीक और रोमन शैली से, और इसका केंद्र है अगर बात करें उत्तर पश्चिम गांधार का क्षेत्र, तक्षशिला वाला क्षेत्र इसका केंद्र है। इस कला का इस काल में बड़ी बड़ी मूर्तियां बननी चालू हुई, गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी और इस काल में गांधार कला का बड़े लेवल पे विकास हुआ। क्लियर। तो महायान में आपको पता है कि मूर्ति पूजा चालू हो जाएगी, बड़े बड़े मठ बनेंगे, तो गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने चालू हुई और कनिष्क ने महायान को ही अपनाया और महायान को फैला दिया। तो कनिष्क के काल की जो सबसे बड़ी घटना याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है और कनिष्क महायान को मानता है और महायान की शाखा को आगे बढ़ाता है। बड़ा कूल होके देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो काफ़ी चीज़ें अपने आप रट नहीं सकते। आप कितना रटोगे, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, वर्ड है, तो चीज़ों को समझिए। अब क्या समझेंगे तो कहते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का वही जीएस में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टर्निंग पॉइंट क्या होगा, जैसे आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या है, जिस दिन आपका हाई स्कूल का रिजल्ट आए वो आप कभी नहीं भूलेंगे कि पिताजी मारे थे, मिठाई खिलाया गया या गाली दिया गया, क्यों कि वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। उस दिन को आपके जीवन में हमेशा याद रहेगा। इंटर जब पास किए, जिस दिन आपके घर में कोई फंक्शन बड़ा हुआ हो, शादी विवाह हुआ हो, उस दिन में क्या हुआ, वो घटनाएं याद रहती हैं।
जैसे पूछा जाए जिस दिन आपको नौकरी मिले उस दिन क्या आपने फील किया, कैसा अनुभव हुआ, वो भी चीज़ें आपकी मेमोरी में रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट होते हैं, आपके जीवन में चेंज आता है। तो जब आपका इतिहास लिखा जाता है या आपके बारे में जानकारी ली जाती है तो उन टर्निंग पॉइंटों के बारे में चर्चा की जाती है। तो जीएस में भी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि हम यहाँ सिलेक्शन कराने के लिए बैठे हैं कि कैसे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले, जिसमें कम मेहनत से हम बेहतर चीज़ों को कर पाएँ और सही चीज़ों को। देखिए, एक होता है कि हम ऐसे 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 घूमते हुए जाएं, एक होता है सीधे पहुंच जाएं, दूरी हमारी कम हो, सीधे हम पहुंच जाएं। तो ये जो पूरा जो एक प्रोग्राम चालू हुआ, ये प्रोग्राम यही है कि भटकाव ना हो और मिनिमम इनपुट में हम, हमारा लक्ष्य क्या है, अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हम क्वालिफाई कर लें, हमें टॉप नहीं करना है, मेंस में हम बेहतर करें कि अच्छा परफॉर्मेंस आए। तो मेन सोच को बदलना है। जैसे मैं ये क्यों आपको अभी अचानक क्यों बताने लगा, अचानक इसलिए बताने लगा कि अगर आप देखो तो मैंने ग्रीक बताया, शका बताया, पहलव बताया, कुषाण बताया। अगर कनिष्क को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा राजा नहीं हुआ जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हो, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिए सांस्कृतिक रूप से, तो अगर ये आ जाए कि इनका प्रभाव दिखाया जाए सबका, तो अगर देखो आप तो कल्चरल हम मिलते हैं, भारतीय धर्मों को इनको अपनाना। महायान को कनिष्क एक विदेशी शासक है जो भारत में स्थापित करता है और बाहर फैलाता है। मेनांडर बुद्धिज्म को अपनाता है, भीम कटपिसस शैव धर्म को अपनाता है, हेलियोडोरस वैष्णव धर्म को अपनाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब देखिए तो एक तरीके से धार्मिक विकास दिखाई दे रहा है, शासकों के द्वारा धर्म को कैसे अपनाया जा रहा है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है, रटना नहीं है। मिनिमम इतना पॉइंट याद रखिए, यकीन मानिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लगाइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नहीं आता तो परीक्षा हाल में किसी को नहीं आता। ये शर्त है कि जो यहाँ है वही आपका अपना है, ये सब किताबें सब वहाँ भूल जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए नेचुरली पढ़ने की आदत डालिए। कब परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट आया, इन पे हमें ध्यान देना है। और पूरी क्लास के दौरान इसी चीज को बताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यार देखो, रट नहीं सकते और फैक्ट की कोई सीमा नहीं है। लोग पीएचडी करते रह जाते हैं इतिहास से ही, तभी खत्म नहीं होता। और सिलेक्शन लेने वाले क्षमता आपकी वो होनी चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आया है तो हमें 15-16 हम कभी भी कर सकें, चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। ये होता है बेस्ट। क्योंकि देखो 3-4 क्वेश्चन ऐसे फैक्ट पूछते हैं जो आप पूरा पढ़े हो, बाइलक आपका दिमाग काम कर गया उसकी, लेकिन 15-16 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक शाही लड़का अगर पढ़ा हो तो आपका काम हो जाएगा। और आप देखो आईएएस की मेरिट कितनी गई 2023 में, 38-39 क्वेश्चन पे प्रीलिम्स हो रहा। यार अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट को ही फोकस करके कर लें तो भी हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा और हमें ज़्यादा बवाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि जो पढ़िए उसका यूज सीखिए, कॉन्सेप्ट। तो घर पे जाइए, सादा कागज लीजिए, सोचिए कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि सीमा नहीं है। जो यहाँ नहीं गया, अभी आप लेटर मौर्य चल रहे हो, इसके बाद अभी गुप्ता आएगा, लेटर गुप्ता आएगा, दक्षिण का इतिहास आएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाइए, फैक्ट अपने आप है। आप बताओ, आपके 20 साल पहले का भी कोई दोस्त है, अचानक चेहरा देखोगे नाम याद आ जाता है। हम याद करके थोड़े बैठे नहीं, जैसे ही चेहरा दे रहे भाई तुम कहाँ थे, क्यों? क्योंकि वो मेरे मेमोरी में फिट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब तो क्लासें ऑनलाइन चलने लगी, हर चीज मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है। कंसंट्रेट करिए, क्योंकि अगर एक बार कंसंट्रेट कर लेंगे तो चीजें आपकी पूरी बदल जाएंगी। और इसी सोच से, इसी परिकल्पना से इन चीजों को लाया जा रहा है। तो इंटरटेन ना करके क्लास को बेहतर पढ़िए तो आपको फायदा मिलेगा। तो गांधार कला में ये इसी काल में एक स्कूल ऑफ ब्रांच आया, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आया, जिसने इसको बढ़ावा दिया। तो कनिष्क के काल में सबसे बड़ी चीजें हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। कनिष्क के काल में कुछ बड़े फेमस विद्वान हुए, जैसे नागार्जुन। नागार्जुन जिसको शून्यवाद का प्रवर्तक भी कहते हैं। नागार्जुन माध्यम करिका सूत्र का लेखक भी है नागार्जुन, जो शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रवर्तक कहते हैं। नागार्जुन, अशुघोष, अशोक घोष की मैंने आपको किताब बताई अभी, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण,
सौंदरानंद, ये किताबें, अश्वघोष भी इसके दरबार में विद्वान था, नागार्जुन इसके दरबार में था, इसके दरबार में चरक थे, चिकित्सक हैं, चरक थे, वसुमित्र थे जिसने बौद्ध ग्रंथों पर टीका लिखी, विभाषा शास्त्र नामक टीका लिखी, कमेंट लिखा। तो ये विद्वान थे, नागार्जुन, अश्वघोष, चरक, वसुमित्र, ये इसके काल में विद्वान थे और विद्वान इसके दरबार में थे। तो अगर पूछा जाएगा किससे कालीन है ये सभी विद्वान, तो ये हैं कनिष्क के कालीन, और कनिष्क ने अपने दरबार में इनको क्या दिया, संरक्षण भी दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो कनिष्क के साम्राज्य को सिल्क रूट पे नियंत्रण था इसका, सिल्क रूट पर इसका नियंत्रण था। इसका नियंत्रण था, अर्थात रेशम मार्ग पे इसका नियंत्रण था। ये रेशम मार्ग क्या है अगर पूछा जाए, अगर हम कहें कि इस रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, तो ये रेशम मार्ग क्या है अगर आपसे पूछा जाए। अगर हम देखें, ये इंडिया है, ये चाइना है, तो चाइना से अफगानिस्तान होते हुए एक रूट था जो सीधे यूरोप पहुंचता था, और बीच में इस पे नियंत्रण किसका था, कनिष्क का। इस पे नियंत्रण किसका था, कनिष्क का नियंत्रण था, और यह रूट था जो यहां से सीधे यहां पे पहुंचता था। और उस समय रेशम बनाने की जानकारी चाइना को थी, और ये तकनीकी चाइना, देखिए आज अगर आगे है तो पहले भी इंडस्ट्री में आगे था। रेशम बनाने की जानकारी सबसे पहले इन्हीं को थी, ये सीधे भेजते थे यूरोप, इस कपड़ों की डिमांड थी। तो यहाँ पे जब आता था तो यहाँ नियंत्रण किसका था, कनिष्क का। तो कनिष्क यहाँ पे क्या करता था, टैक्स लेता था। तो कहते हैं कि रेशम मार्ग पे किसका नियंत्रण था, तो कनिष्क का नियंत्रण था। चीन से युद्ध भी हुआ, एक बार पराजित हुआ, फिर जीता, तो चाइना से संबंध रहा इसके, सिल्क रूट पे इसने नियंत्रण स्थापित किया। पुरुषपुर पेशावर इसकी राजधानी थी। कैपिटल थी। और याद रखिएगा, इसने कहा जाता है कि पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र से इसने अश्वघोष को, बुद्ध के भिक्षा पात्र को ये लेके आया था। तो इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य में सिंध तक, पंजाब सिंध के एरिया पे भी इसका अधिकार था। एक बड़े एम्पायर पे कनिष्क ने शासन किया। लेकिन कनिष्क एक राजा से ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बुद्धिज्म के विकास के लिए भी इसका बड़ा योगदान जाना जाता है। तो ये इस काल का यार पॉलिटिकल इतिहास रहा, जिसके बारे में हमने देखा क्या रहा, यवन, शक, पहलव, कुषाण। अगर हम चारों को देखें तो चारों में कुछ चीजें आपको जो सोचने का विषय है, जो मैं कल्चर में बताऊंगा, इन चारों का प्रभाव देखें तो 2-3 पॉइंट आपको कॉमन दिखाई देगा। यवन, शक, पहलव, कुषाण, इनका अगर हम प्रभाव देखें तो एक चीज ये दिखा कि ये भारतीय संस्कृति में समाहित होने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं और भारतीय धर्मों को अपनाते हैं। तो जब ये भारतीय संस्कृति में समाहित होंगे तो याद रखिएगा भारतीय समाज में भी तो इनको शामिल किया जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंज था इस काल के इतिहासकारों के लिए, विद्वानों के लिए, कि भारतीय समाज में इन विदेशियों को कहाँ रखा जाए। इनको ब्राह्मण माना जाए कि क्षत्रिय माना जाए कि इनको वैश्य, क्योंकि ये विजेता हैं, राजा के रूप में आए हैं। और हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण में 4 लोग थे, ब्राह्मण थे। देखिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे।
प्रॉब्लम ये है कि ये चारों जो ग्रीक आए, शका आए, पहलव आए, कुषाण आए, ये चारों विजेता के रूप में, राजा के रूप में आए हैं। ये जो यहाँ रुक गए, इनको ब्राह्मण माना जाए, इनको क्षत्रिय माना जाए, इनको वैश्य माना जाए, इनको शूद्र माना जाए, ये बड़ा चैलेंज था। तो पूछा जाता है कि इस काल का सामाजिक संकट क्या है, लेटर मौर्य का सोशल क्राइसिस क्या है। यही है कि इन विदेशियों को कहाँ पोजीशन दिया जाए, कहाँ स्थान दिया जाए। इसी समय मनुस्मृति लिखी गई। सोचिए, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समय में किया जाता है। हर व्यक्ति अपने समय का शिशु होता है, उसको नहीं पता कि आगे क्या होगा, वो उस समय जो अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी पर्सनालिटी का मूल्यांकन करना हो तो उसके दौर में जाइए, देखिए, उसको चैलेंज किया। जैसे आप अपने पिता, आज आप मान लो 50 लाख की गाड़ी से घूम रहे हो, आपके पिताजी साइकिल से चल रहे हो और आप कहो कि हमारे पिताजी कंजूस थे, तो ये बड़ा अन्याय होगा। आप जाओ पिताजी के दौर में, देखो कि क्या समस्याएं हैं उनके पास, वो क्या कमा रहे हैं, कैसे चैलेंज को दौर कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि उस परिस्थिति में उन्होंने बेहतर किया। तो किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन जब आप 50 साल बाद की से करने लगेंगे तो उस दौर के, तब उस व्यक्ति के साथ अन्याय करेंगे आप। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से घिरा होता है, उसको नहीं पता कि कल हम महान बनेंगे, कल हमारा इतिहास लिखा जाएगा। वो व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के दौर पे काम करता है। अब ये जरूर देखा जाता है मूल्यांकन करने के दौरान में कि उसने उस समय बेस्ट किया कि नहीं, जो उसके पास विकल्प थे, जो उसके पास रिसोर्स थे, उसमें उन्होंने बेस्ट किया कि नहीं। अगर बेस्ट किया तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति उस समय बेहतर काम किया। तो इसी समय जब ये चारों विदेशी यवन, शक, पहलव, कुषाण आए, तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इतिहास इनका नहीं रहा कि बहुत ज्यादा प्रभावित किए हों। लेकिन यार एक चीज जरूर रहा, अगर हम देखें इन चारों को, कि ये जब राजा थे, विजेता के रूप में आए, तो इसी समय एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड संकर, जो हम कल्चर में पढ़ेंगे, हम बताएंगे भी आपको मेन क्लास उसमें जब समाज पढ़ाएंगे। तो यही मनु करता है, इनको सेकेंड दर्जे का क्षत्रिय मानता है और वर्ण संकर की परिकल्पना में इन विदेशियों को भारतीय समाज में शामिल कराता है और इसी के बाद वर्ण व्यवस्था को कठोर कर देता है। अब देखो एक चीज आप समझिए, कठोरता क्यों होती है। कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखना भी बड़ा जरूरी होता है। जैसे कहते हैं, अब देखो एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, और जो शुरुआत में जो ड्रिंक करना चालू करते हैं लोग, तो पहले क्या करते हैं, एक पैक लेते हैं, 2 पैक लेते हैं, और क्या लेते हैं तो सोचते हैं अरे कुछ नहीं होगा, वो भी लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो 1 पैक कब 10 पैक में बदल जाता है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, और अस्तित्व नाली में गिरे चालू हो जाते हैं, गाली देना चालू हो, क्यों कि अस्तित्व ही समाप्त हो गया उनका। तो परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए एक लाइन कहा जाता है कि शौक करिए, लेकिन शौक से कंप्रोमाइज मत करिए कभी। ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा। ये आपको इन चीजों से, इतिहास से बहुत कुछ मिलता है कि शौक जो होता है ये करना चाहिए, लेकिन शौक जो है, शौक से कंप्रोमाइज मत करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप मान लो कुछ भी करते हो जो गलत है चीजें, अगर आप मान लो पिताजी के काल में आप 3rd AC में चलते हो, अगर मान लो आप चाय पीते हो, नशा करते हो, मान लो कुछ भी करते हो, 10 रुपए वाला सिगरेट पीते हो, जो करते हो आप, तो ये सोचो ना यार कि जब अब मैं अगर पीऊंगा तो 50 रुपए वाला पीऊंगा, 10 के नीचे नहीं जाऊंगा। कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो 50 रुपए के पीने के लिए आपको 50,000 कमाना पड़ेगा, और जब कमाइएगा तो टाइम ही नहीं बचेगा। व्यक्ति क्या करता है, अपने शौक से कंप्रोमाइज करना चालू कर देता है और धीरे धीरे बीड़ी पीना चालू कर देता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, शौक से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, या तो करूंगा या तो नहीं करूंगा। तो जब बेहतर सोचोगे तो उसके लिए काम करोगे, और जब काम करोगे तो टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। इसीलिए कहा जाता है कुछ चीजों में व्यक्ति को, अगर मुझे ये करना है तो करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं ये खाऊंगा तो यही खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो क्या होगा, आपको लहक आएगी, मोटिवेशन मिलेगा और लक्ष्य दिखाई देगा कि यार मुझे ये काम करना है। अभी तक पिताजी ने अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट में पार्टी दिया तो हम पिताजी को 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार में पार्टी देंगे। और जब 5 स्टार में पार्टी दीजिएगा तो 5 स्टार में पार्टी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। जब कमाइएगा तो अपने आप समय नहीं बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि नई चीजों को अडॉप्ट करिए, परिवर्तन को अडॉप्ट करिए, लेकिन जो आपका मूल चीज है, जो मूल चीजें हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी समय मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति को जब हम देखते हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो काफी चीजें आलोचना होती है, वो अलग मैटर है जो चर्चा का विषय है। लेकिन मैं यहाँ मनु ने इस समय की समाज की समस्या को दूर करने के लिए 2 तरीका दिया।
पहला कहा कि इन विदेशियों को क्या किया जाए, तो इसने कहा कि सेकेंड दर्जे का, क्योंकि ये राजा थे, इनको आप बहुत नीचे नहीं ले जा सकते, तो वर्ण व्यवस्था ही समाप्त कर देते, तो इनको सेकेंड दर्जे का छत्री माना गया और वर्ण संकर की परिकल्पना आई और वर्ण व्यवस्था को कठोर किया गया जिससे चीजों को बचाया जा सके। और देखिए उसका परिणाम है कि चीजें चलने लगी और इनको भी भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया। तो इस समय अगर पूछा जाएगा सोशल क्राइसिस क्या था, तो यही था कि इन विदेशियों को, जो इस साल के सामाजिक थिंकर थे, समाज के लोग थे, कि इन विदेशियों को कहाँ शामिल किया जाए, कहाँ अपनाया जाए, तो ये आया परिकल्पना। तो अगर हम देखें तो निचोड़ में क्या मिला इस पूरे काल में, कि इन्होंने कला के क्षेत्र में विकास किया, इन्होंने भारतीय धर्मों को अपनाया। अगर ये पॉइंट आ जाए आईएएस में कि मौर्योत्तर काल के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप याद करो, आप देखो, विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म को अपनाया, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरा, कला और ज्योतिष के क्षेत्र में, कला, ज्योतिष और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा मिला। अब देखो, भारतीय धर्म को अपनाया, इसके पॉइंट क्या है? मेनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, कनिष्का ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बिम कटफिसस ने शैव धर्म को अपनाया, हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को अपनाया। ये क्या दिखाता है? स्टेटमेंट सही है। कला और ज्योतिष में हमने बताया कि यूनानियों का भारत पे बड़ा योगदान है ज्योतिष के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में गांधार कला का विकास हुआ, उत्तर पश्चिम यूनान से व्यापार तेजी से बढ़ावा मिला। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। तो फैक्ट को जब हम एक्सप्लेन करना सीखते हैं तो पॉइंट में हमें दिक्कत नहीं आती और चीजें हमें इजीली समझ में आनी चालू हो जाती है। तो लेटर मौर्य में जो हमने पढ़ा, दो फेज में हमने, तो हमने विदेशी इतिहासकारों को, विदेशी शासकों को बताया कि ग्रीक, शका, पहलव, कुषाण कौन कौन रहे। एक बार हम देख लें, फिर से आपको मैं एक बार बता दूं, कंफ्यूजन न रहे। हमने बोला था कि मरणोत्तर काल में हम दो प्रकार के इतिहास देखेंगे। एक देखेंगे विदेशी राजाओं का इतिहास, जिसमें हमने देखा ग्रीक को देखा, शका को देखा, पहलव को देखा, कुषाण को देखा। ये विदेशी शासक थे। क्रम अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएंगे? ग्रीक आएंगे, फिर कौन आएंगे? शका आएंगे, फिर कौन आएंगे? पहलव आएंगे, फिर कौन आएंगे? कुषाण आएंगे। सबसे पहले हम इनको देखा। एक दूसरा पार्ट है जो हमें देखना है, वो है देशी राज्यों का। मौर्य के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है, कर्ण वंश के बाद सातवाहन आते हैं। ये दूसरा टर्म रहा, दोनों पैरेलल चलते हैं। हमने विदेशियों को बताया, ग्रीक, शका, पहलव, कुषाण। ये पहलव है, याद रखिएगा, पल्लव नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। यमन, शक, पहलव और कुषाण, इन चारों का रहा। और अब हमारा टॉपिक होगा शुंग वंश क्या है, कर्ण वंश क्या है, सातवाहन क्या रहे। इसके बाद हम इनके कल्चर को पढ़ेंगे कि इनके काल का व्यापार क्या रहा, इस काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या रही, क्या रहा चीजें, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें तो हमने बताया और कि इनको जानने के सोर्स क्या है, तो पतंजलि का महाभाष्य है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, मिलिंद पहो है, हाल हाल एक सातवाहन राजा है जिसकी किताब है गाथा सप्तशती, गुणाध्रय की बृहत कथा, सर्ववर्मन का कातंत्र। ये संस्कृत व्याकरण की किताब है, याद रखिएगा। संस्कृत व्याकरण की किताब है ये। इसके बाद हमने आपको बताया अश्वघोष की किताब बताई हमने, बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद। अयोध्या अभिलेख, ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन के बारे में बताता है। संस्कृत भाषा का पहला ज्ञात अभिलेख है ये। और इसके बाद हमने आपको बेसनगर अभिलेख, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, वैष्णव धर्म का जानने का प्राचीनतम साक्ष्य है बेसनगर अभिलेख। हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ पिलर की स्थापना की थी विदिशा में। और विदिशा में यह भारत में मतलब आप देखो तो इस काल में शैव धर्म का भी विकास हो रहा है, वैष्णव धर्म का भी विकास हो रहा है। इसके बाद हमने आपको बताया
सबसे पहला आक्रमण किसका था? यवनों का भारत पे हुआ। यवन की दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई, एक था डेमेट्रियस के कुल की जिसने साकल को अपनी राजधानी बनाई, और दूसरा था यूक्रेटाइड्स के कुल की जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, दो शाखाएं बड़ी फेमस हुई। डेमेट्रियस बड़ा फेमस हुआ शुरुआत में, जिसने साकल को राजधानी बनाई। यूक्रेटाइड्स था जिसने तक्षशिला को राजधानी बनाई। इसके बाद हमने आपसे कहा कि सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ मेनांडर। ये जो था ये डेमेट्रियस के कुल का था। ये किसके कुल का था? डेमेट्रियस के कुल का था। मेनांडर जो था डेमेट्रियस के ही कुल का था, और ये बौद्ध धर्म को अपनाया। और मैंने आपको बताया था इसी के संदर्भ में किताब कौन सी लिखी गई थी? मिलिंद पहो, जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन राजा मेनांडर के बीच का वार्तालाप है। और इसी के बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ, और इसी को कहा जाता है मिलिंद भी कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि भारत में अगर आ जाए यवनों का प्रभाव बताइए, आ जाए लिखने के लिए एक क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीक का प्रभाव बताइए भारत पे, तो क्या बताइएगा? अगर आ जाए लिखने के लिए कि ग्रीक का प्रभाव बताइए, क्या बताइएगा? बताइए, कुछ बताइए। ग्रीक का प्रभाव क्या पड़ा? तो लिखिएगा इसको कि पॉलिटिकली प्रभाव तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता, राजनीतिक रूप से प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इनका प्रभाव दिखाई देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में आप बताइएगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा भी आगे। समाज में कहाँ इनको शामिल किया जाए, सामाजिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। और सांस्कृतिक रूप से सिक्कों के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा। और मैंने आपको बताया कि सिक्कों में निश्चित आकृति के सिक्के जारी करने वाले, सांचे में ढाले गए सिक्के जारी करने वाले, तिथि युक्त सिक्के जारी करने वाले, ये कौन है? ग्रीक हैं। अगर हम देखें तो इसके पहले जो सिक्के जारी होते थे उसको हम क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे, पंचमार्क कॉइन कहते थे। पहली बार निश्चित आकृति के सिक्के, सांचे में ढाले गए सिक्के जो जारी किए गए, वो किसके काल में जारी किए गए? यवनों ने जारी किया। तो यवनों का जो सबसे बड़ा इतिहास है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर कहीं पूछे, यवन का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है सिक्कों के क्षेत्र में। इसके बाद हमने आपको बताया ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। कला के क्षेत्र में विकास हुआ, व्यापार के क्षेत्र में हमारा यूनान उत्तर पश्चिम से बढ़ावा मिला। तो ये प्रभाव पड़ा इनके क्षेत्र में। इसके बाद हम देखें, यवनों ने, मैंने पूरा लिखा भी है, सिक्कों के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, अगर आप देखो, मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं क्लास को जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए एक बार और। सिक्कों के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ये विकास हुआ। और मैंने बताया कि शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला का एक यवन शासक था एंटियालकिड्स, जिसने क्या किया कि हेलियोडोरस को भेजा। और यही हेलियोडोरस भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ पिलर की स्थापना करता है विदिशा में। मतलब हेलियोडोरस अगर हम देखें तो यह विदिशा में भगवान देव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। और इसको कहते हैं कि यह भारत में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। तो देखिए, सिक्कों में, ज्योतिष में, कला में, इन सभी में ग्रीक का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद हमने दूसरा बताया कि दूसरा आक्रमण होता है, जो दूसरी शाखा आती है शकों की आती है। और शकों की दो शाखाएं बनती हैं। उत्तर में तक्षशिला और मथुरा फेमस होता है, और पश्चिम में नासिक और उज्जैन, ये दो शाखाएं फेमस होती हैं, नासिक और उज्जैन। और जिसमें हमने बताया कि नासिक में एक वंश आता है क्षारात वंश, जिसका फेमस शासक होता है नाहपान। और कार्दमक वंश आता है जिसका फेमस शासक होता है रुद्रदामन, उज्जैन का। और ये सबसे फेमस शासक भारत में यही हुआ, रुद्रदामन। और मैंने आपको बताया कि यही रुद्रदामन है जिसका फेमस अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के पुनः निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। और यह विदेशी था, और इस झील के निर्माण के आधार पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया, किसी भी प्रकार का
कर नहीं लिया। एक विदेशी था और इसने इस पे निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया। जूनागढ़ अभिलेख इसका फेमस रहा, संस्कृत भाषा का अभिलेख रहा, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया और किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इंपोज नहीं किया। इसके बारे में ये दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि शकों से, सातवाहनों से इनका संघर्ष भी हुआ और वाशिष्ठी, वो सातवाहन राजा था वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जो पराजित भी हुआ था इनसे। इसके बाद हमने आपको बताया कि शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाले, पॉइंट याद रखिएगा, वो है गुप्तों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकेंड ने शकों को भारत से, अंतिम रूप से भारत से बाहर किया और इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहते हैं। शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इतिहास है, जब आगे गुप्त काल में हम बताएंगे कि होता क्या है कि समुद्रगुप्त के बाद जब रामगुप्त शासक बनता है तो रामगुप्त के काल में शकों का आक्रमण होता है और रामगुप्त पराजित होता है तो एक शर्त वो रखते हैं कि अपनी वाइफ को भेजो। उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय लड़की का भेष बना के, औरत का भेष बना के शकों के खेमे में जाता है, उनको मारता है और बाद में रामगुप्त को भी हटाकर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा बनता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, वही चंद्रगुप्त द्वितीय बाद में वाकाटकों के सहयोग से शकों को अंतिम रूप से पराजित करता है, जो गुप्त काल में हम पता, मतलब मेरे कहने मतलब कि आगे पढ़ने के पहले अगर आप लिंकअप नहीं करना सीखोगे तो इतिहास में रट नहीं सकते, आप पॉइंट को रट नहीं सकते। और एनसीईआरटी पढ़िए, चीज़ों को ऐड करिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यार देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप रट नहीं सकते, इतना बड़ा सिलेबस है। और ये सोचो कि मैं नोट्स में ये नाम और फैक्ट के चक्कर में तो पढ़िए ही मत, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। यकीन मानिए अगर कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो नाम और फैक्ट अपने आप दिमाग में याद आने। इसीलिए मैं देखिएगा एकदम सिंपल करके चीज़ों को पहले आपके दिमाग में जाए कि क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, और जब ये एक बार चला जाएगा तो यकीन मानिए फिर आपको नाम, वो चीज़ें अपने आप याद आएंगी, आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, अकेले में जाइए, सादा कागज़ लीजिए और लिखिए, सोचिए कि लेटर मौर्य को जानने के सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले विदेशी आक्रमण, विदेशी कौन राज्य स्थापित किया, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, यवन आए, शका आए, पहलव आए, कुषाण आए, किन्होंने क्या किया। जब ये करोगे ना यार तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को पढ़ाइए। यकीन मानो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आईएएस में आता ही आता है और बड़ा फ्री का शानदार, कोई बड़ा वो नहीं। अब देखो तो धर्म में कैसे चल रहा, वैदिक धर्म पुनः स्थापित होगा इसी काल में। इसी काल में बुद्धिज्म महायान के रूप में तेजी से विकास करना चालू करेगा। शैव और वैष्णव धर्म बड़ी तेजी से पॉपुलर होंगे। तो इन चीज़ों को दिमाग में कॉन्सेप्ट के रूप में हमें रखना है। तो सातवाहनों से संघर्ष हुआ था, रुद्रदामन बड़ा फेमस रहा और शकों का अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल में, जिसको हम देखेंगे। आगे हमने आपको बताया कि शकों के बाद भारत पे आने वाले थे पहलव। अगर देखा जाए पहलव आए और पहलव को पार्थियन भी कहा जाता है। कोई बड़ा काम नहीं रहा इनका, कोई ऐसा काम नहीं रहा जो बहुत जाना जाए। बस इनके बारे में जानकारी तख्ते-बही अभिलेख से मिलती है। तख्ते-बही अभिलेख में एक इनका बड़ा फेमस शासक हुआ जिसको हम कहते हैं गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस हुआ और गोंडोफर्निस के काल में ईसाई धर्म का प्रचारक भारत आया, सेंट थॉमस आया था। तो ईसाई धर्म के रूप में सेंट थॉमस भारत में प्रचार करने आया था और कोई काम नहीं रहा इनका, बस क्रम के लिए दिमाग में रखिएगा। पहलों के बाद हमने कुषाण बताया। कुषाण फेमस रहे। कुषाणों में सबसे पहले आया कुजुल कटफिसस। इसने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की, तांबे के सिक्के जारी किए, कोई बड़ा काम नहीं रहा। भीम कटफिसस हुआ। इसके बाद भीम कटफिसस ने शैव धर्म को अपनाया, त्रिशूल नंदी की आकृति के सिक्के जारी किया था और महेश्वर की उपाधि धारण किया था। इसका मतलब शैव धर्म को अपनाया इसने। और इनके बारे में जानने के अभिलेख अगर देखा जाए तो सुई विहार अभिलेख, माणिक्याल अभिलेख, चीनी इतिहासों से भी, चीनी किताबों से भी इस काल की जानकारी मिलती है। त्रिधर्म पिटाक निदान सूत्र है, इन चीज़ों से भी हमें जानकारी मिलती है। कुषाणों के काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस हुआ। भीम कटफिसस के बारे में सोने के सिक्के
जारी करने वाला है ये, शिव और नंदी की आकृति के सिक्के जारी करने वाला है, शैव धर्म को मानने वाला है ये। और इसके बाद मेन हीरो है इनका कनिष्क, जो मेन इस काल का भीम कटफिशस के बारे में हमने बता दिया कि शिव नंदी त्रिशूल की आकृति के सिक्के जारी करता है, सोने के सिक्के जारी किया इसने। सोने के सिक्के जारी किया, शैव धर्म को अपनाया, ये मैंने आपको बताया भीम कटफिशस के बारे में। अब अगर हम देखें कनिष्क के बात करें तो कनिष्क के मेन पॉइंट में देखें तो कनिष्क इस काल का अगर हम बात करें पूरे विदेशी शासकों में या इस काल के में देखा जाए तो कनिष्क एक बड़ा फेमस शासक रहा। कनिष्क की भूमिका बड़ा फेमस रही। कनिष्क के बारे में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि शक सम्मत, इसके राजारोहण से शक एरा की शुरुआत होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ इसके काल में, जो मैंने आपको बताया कि ये 3 जो जय बौद्ध समितियां हुई थी, कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ये तीनों कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। एक में राजा कौन था बताइए? मैं बता चुका हूं, बिंबिसार था, अरे सॉरी अजात शत्रु था। एक में राजा कौन था? अजात शत्रु था। दूसरे में राजा कौन था? कालाशोक था। तीसरे में कौन था? अशोक था। और यहाँ पे चौथे में राजा था कनिष्क। और यहाँ का आपको मैंने बताया कि बुद्धिज्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। और कनिष्क ने महायान को माना और महायान की शाखा को अपनाया। और महायान कौन है? जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। तो मूर्ति पूजा किसमें चालू होगी? बड़ी बड़े मठ मूर्तियों का जो निर्माण होगा ये कहाँ होगा? इन्हीं के काल में चालू होगा। और इस तरीके से कनिष्क ने इसको बढ़ावा दिया। इसके बाद हमने बताया कि केवल धर्म के क्षेत्र में ही नहीं कनिष्क ने काम किया। इसके काल में गांधार कला, मैंने कहा कि गांधार कला क्या है? एक ऐसी कला, इस काल में 2 स्कूल और ब्रांच बने कला के, एक मथुरा कला, एक दूसरा गांधार कला। मथुरा कला पूर्णतः देसी कला है। यहीं अगर आप थोड़ा सा जान लीजिए जब मुद्दा उठा है तो, मथुरा कला और गांधार कला दोनों 2 मूर्ति निर्माण कला के 2 ब्रांच है, स्कल्पचर निर्माण के 2 ब्रांच हैं ये। मथुरा निर्माण कला पूर्णतः देसी है, मथुरा इसका सेंटर रहा। इसका सेंटर तक्षशिला। अगर हम दोनों में देखें, प्रभाव देखें, थोड़ा सा जान ही लीजिए मुद्दा उठा है तो। अगर कोई पूछ दे इस काल में मथुरा कला, जो अलग से हम बताएंगे भी, बस चूंकि मुद्दा उठा है तो कंफ्यूजन ना रहे आपको। मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट, एक कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो जो आपके दिमाग में आए कि ये क्या है, तो उसका जवाब वीडियो देखने के दौरान मिल जाए। जो भी वर्ड यूज हुए हों उनका भी जवाब आपको मिल जाए वीडियो देखने के दौरान। मथुरा कला का सेंटर है मथुरा, इसका सेंटर है। अगर हम बात करें तो मथुरा कला का पूरा सेंटर कौन है? मथुरा है। गांधार कला का सेंटर है तक्षशिला, अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सेंटर है दोनों के बीच में। ये अलग से मुद्दा आएगा, लेकिन चूंकि ये ना आपके दिमाग में है कि सर ये गांधार और मथुरा कला क्या है, इसी समय आया तो ये दिमाग में आपके रहे। ये मथुरा है, ये तक्षशिला है। इनका विषय वस्तु भारतीय है, मतलब इनका बनाने का तरीका पूरा भारतीय है। और इनका है ग्रीक और रोमन, मूर्ति निर्माण स्टाइल है ग्रीक और रोमन। यहां पे ग्रीक और रोमन दिखाई देगा, इनका प्रभाव इन्फ्लुएंस होगा। इनमें हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन तीनों की मूर्ति दिखाई देगी, तीनों की मूर्तियां बनेगी इसमें। और यहां पे मूर्ति केवल बनेगी बौद्ध धर्म की। ये लाल बलुआ पत्थर से बनेंगे, ये ग्रे स्टोन के बनेंगे, भूरे पत्थर होंगे। तो ये दोनों में अंतर है, मूर्ति निर्माण की कलाएं हैं। तो कनिष्क ने इसी को आगे बढ़ाया था, इसी कला को आगे बढ़ाया था कनिष्क ने, जो मैंने आपको बताया। ये पॉपुलर हुआ। इस काल में ये दोनों सेंटर चलते। इनका ओरिजिन देसी था, पूर्णतः देसी विकास था, क्रमिक विकास था। और यहाँ पे ग्रीक और रोमन का प्रभाव दिखाई दिया। तो अलग से हम इसको देखेंगे भी जब कला पढ़ेंगे। तो ये 2 स्कूल ऑफ ब्रांच थे जिसमें गांधार कला को कनिष्क ने आगे बढ़ाया। फिर हमने आपको बताया था कि कनिष्क सिल्क रूट पे कनिष्क का नियंत्रण था।
हमने बोला कि कनिष्क पे किसका रेशम मार्ग पे नियंत्रण था, चाइना से जो मार्ग यूरोप जाता था अफगानिस्तान होते हुए, तो इसका नियंत्रण था, इसीलिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य के रूप में भी इसको जानते हैं। चीन से इसका युद्ध हुआ, ये सिंध, पंजाब, यहाँ तक कि पाटलिपुत्र पे भी इसने, पाटलिपुत्र तक भी कहा जाता है आक्रमण किया, वहाँ से अश्वघोष बुद्ध का बिच्छा पात्र ये लेके आया, एक मुर्गा, ये उस जीतने के बाद वहाँ से लेके आया। तो इस तरीके से पंजाब, सिंध, मानिक्याल अभिलेख ये पूरे में इसकी पूरा मिलता है। और लेटर मौर्य में सबसे फेमस शासक रहा, विद्वानों का भी काल रहा। शून्यवाद का संस्थापक नागार्जुन इसके दरबार में था, अश्वघोष था, चरक था, वसुमित्र था, इसके कोर्ट में थे ये लोग, ये विद्वान थे। तो इस प्रकार से कनिष्क का काल बड़ा फेमस रहा, इस लेटर मौर्य में जाना जाए तो। ये पूरा फेज था विदेशियों का, जिसमें यवन थे, शका थे, पहलव थे, कुषाण थे, इनको हम यहाँ पे जानने की कोशिश की। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो दूसरा पार्ट है, जब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है हमारा देसी इतिहास का। जो देसी राज्य बने वो थे शुंग वंश, शुंग वंश के बाद बने कर्ण वंश, फिर सातवाहन। ये तीन देसी इतिहास रहे, देसी राज्यों का वो रहा। अगर हम इन तीनों में देखें, शुंग, कर्ण और सातवाहन में हम देखें अगर, तो यार सबसे फेमस जो रहे, मतलब बड़े लेवल पे वो काम किए सातवाहनों ने। जो अभी मैंने आपको बताया इनके तीनों के बारे में जानने के लिए, तो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख अगर आपको याद होगा। अयोध्या अभिलेख किसकी जानकारी देता है? शुंग वंश की। ये बताता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बाद हमने बताया आपको सातवाहनों के बारे में, नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख। ये दोनों जानकारी किसके बारे में देता है? सातवाहनों के बारे में देता है। और मैंने ये भी कहा था कि नानाघाट अभिलेख चित्रफलक अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख जो है वो चित्रफलक अभिलेख है। तो अब हम देखेंगे शुंग, कर्ण और सातवाहन को, और जब ये दोनों करने के बाद तब आएंगे इनके समाज, इनका व्यापार। याद रखिएगा, भले ही पॉलिटिकली ये डार्क फेज दिखाई देता है, राजनीतिक रूप से इसको हम डार्क फेज के रूप में देखते हैं, पॉलिटिकली डार्क फेज के रूप में दिखाई देता है। मतलब डार्क फेज मतलब कि बड़े राज्य नहीं हुए, जैसे कि मौर्य में बड़ा राजा दिखाई देता है, गुप्त में बड़ा साम्राज्य दिखाई देता है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये कुछ नई प्रवृत्तियां यहाँ आई, धर्म में नई प्रवृत्तियां आई। देखिए महायान आया, श्वेतांबर दिगंबर का तेजी से विकास हुआ, शैव और वैष्णव का तेजी से विकास हुआ। तो ये कुछ नई प्रवृत्तियां आई जिसने क्या किया, बढ़ावा दिया। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है शुंग वंश। मौर्यों के बाद भारत पे जो दूसरा सबसे, जो मौर्य के बाद शासन करने वाला जो वंश है वो है शुंग वंश है। मतलब आप देखिए कितने वंश मैं आपको बता चुका हूं, तो हर एक वंश बता चुका हूं आपको। आपको हमने और कौन वंश बताए? शिशुनाग वंश बताए हैं, कालाशोक को बताए हैं, नंद वंश बताए हैं, उसके बाद मौर्य वंश बताए हैं, और अब आ रहा है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इसका संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। अगर हम बात करें शुंग वंश का फाउंडर कौन है, तो वो है पुष्यमित्र शुंग, और यह मौर्य वंश के अंतिम शासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश को स्थापित करता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक
बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश को भारत में स्थापित किया। शुंग वंश को मतलब मौर्यों को समाप्त करके शुंग वंश को स्थापित करने वाला है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर हम दूसरी बात करें तो इसने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। अब सोचिए वैदिक धर्म पुनः, अर्थात अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म पुनः स्थापित होना चालू हो गया। वैदिक धर्म पुनः स्थापित होने लगा। अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म क्या होने लगा, पुनः स्थापित होना चालू हो गया। अश्वमेध यज्ञ किया इसने, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। पतंजलि इसके दरबार में थे। पतंजलि इसके पुरोहित थे। पतंजलि इसके पुरोहित थे जिसने महाभाष्य लिखी। यवनों के आक्रमण को पाटलिपुत्र से रोका, मतलब पाटलिपुत्र पे जब यवनों के आक्रमण किए तो पाटलिपुत्र को बचाया इसने, मतलब विदेशी आक्रमण से बचाता है इसने भारत को। विदेशी आक्रमण से रक्षा किया, यवन आक्रमण से बचाया। क्या किया, यवन आक्रमण से इसने बचाया। और इसके बाद हमने आपको बताया कि इसी के काल में एक दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाया गया अवंती के क्षेत्र में, विदिशा। विदिशा एक दूसरा प्रशासनिक केंद्र बना। विदिशा प्रशासनिक केंद्र बना। और इसके बारे में कहा जाता है, अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बौद्ध जब वैदिक धर्म को माना तो अभी तक बुद्धिज्म, मलाई खाने की बुद्धिज्म को आदत पड़ गई थी। तो कहा जाता है कि जब वो मलाई इनको अशोक जैसा नहीं मिला तो बुद्धिज्म कहता है कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि बौद्ध विद्रोही था, ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके काल में स्तूपों की रेलिंग बनाई जाती है। तो अगर विरोधी होता तो स्तूप की रेलिंग क्यों बनवाता। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म को यह लगा कि यह भी अशोक जैसा आगे बढ़ाएगा और इसने स्थापित क्या कर लिया, इसने माना कि इसको वैदिक धर्म को अश्वमेध यज्ञ करने लगा, वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करने की कोशिश करने लगा। तो इसके कारण क्या था, बुद्धिज्म ने धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विरोध किया। ये भी एक सेकुलर ही शासक था, धर्मनिरपेक्ष शासक था और ये व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को नहीं माना, लेकिन बौद्ध धर्म का विरोधी भी ये नहीं था क्योंकि वहां पे उनका जो बायसनेस दिखाई देता है, एक ऐसा अप्रोच दिखाई देता है जो धार्मिक दृष्टिकोण से कि वो कह देते हैं कि स्तूपों को नष्ट कर दिया, बहुत विद्रोही था। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि स्तूपों की रेलिंग लगती है इस काल में। तो ऐसे में हम इसको ये नहीं मान सकते कि बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो इसका बहुत बड़ा, चूंकि संक्रमण काल का इतिहास था तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाटलिपुत्र को यवन आक्रमण से बचा लिया, विदिशा को प्रशासनिक केंद्र बनाया, अश्वमेध यज्ञ किया, पतंजलि इसके दरबार में थे। और अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि इसी वंश का 9वां शासक था भागभद्र। शुंग वंश का ही 9वां शासक है भागभद्र, जिसके दरबार में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स आया था। और क्या, सॉरी, एंटियालकिड्स का राजदूत आया हेलियोडोरस, और जिसने विदिशा में भगवान वासुदेव के सम्मान में, भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, जिसको भारत में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मानते हैं। तो ये शुंगों का रहा। शुंग के बाद कर्ण वंश का कोई काम नहीं रहा, बस आने जाने वाला काम रहा, कोई काम नहीं रहा। देवभूति की हत्या करके
वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की और कोई काम नहीं है इनका। और कर्ण वंश के बाद जो मेन है वो है सातवाहन। जो हम मेन देखेंगे, अब सातवाहनों को देखेंगे। देशी राज्यों में सातवाहनों का बड़ा एरिया रहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी कहता है मैं अद्वितीय ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है। वैदिक धर्म पुनः स्थापित होता है, तो इसको देखेंगे। और अब इसके बाद हम देखेंगे कल्चरल पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यापार, समाज, संस्कृति, इनको देखेंगे। तो अभी तक हमने देशी इतिहास बता दिया, सोर्स बता दिया और पुष्यमित्र शुंग तक। अब हम देखेंगे मेन पार्ट होगा सातवाहन, फिर इनका व्यापार कैसा रहा, क्योंकि ये मेन जो जाना जाता है अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। आर्य शर्मा कहते हैं कि पॉलिटिकली भले ही बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसने भारत को काफी प्रभावित किया। व्यापार का स्वर्ण काल था। इसी समय प्लिनी कहता है कि यूरोप का पूरा सोना भारत आ रहा और बड़ा दुख व्यक्त करता है। ये जो समय है ट्रेड का समय है, ये धार्मिक विकास का समय है। ये तो धर्म के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां आती हैं। व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा प्रयोग चालू होता है यहाँ पे। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के तक जारी किए। भूमि अनुदान की परंपरा चालू होती है यहीं पे, भूमि अनुदान की नई परंपरा चालू होती है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हम इनके कल्चरल व्यू को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, सेकेंड पार्ट में फिर मिलते हैं।